आज की इस कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित मंत्रालय में हमारे साथी राज्य मंत्री सम्मानीय BL वर्मा जी, सम्मानीय रामदास अठावले जी, यहाँ पर उपस्थित केंद्र के हमारे मंत्रालय के हमारे सचिव महोदय जी सुधांशु पंत जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी अधिकारीगण तथा प्रतिष्ठित विशेषज्ञगण, शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, मैं इस कार्यशाला में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों का मैं उनको सुप्रभात करता हूं, नमस्कार करता हूं। एक सुचारू केयर इकोनॉमी के निर्माण विषय पर आज की इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करते हुए तथा वो इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। एक ऐसा संवेदनशील विषय, एक ज्वलंत प्रासंगिक विषय जो आज समाज के लगभग सभी घरों को स्पर्श करने वाला विषय है, और केवल देश ही नहीं, देश के साथ साथ समूचे विश्व में वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल और उनके लिए देखभाल के लिए देखभालकर्ताओं की एक प्रशिक्षित टीम तैयार करना, ये बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और ये विषय केवल सामाजिक कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण आधार ये विषय बनता जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण एजेंडे के लिए मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। इस कार्यशाला में, जिसमें राज्यों से भी अधिकारीगण जुड़े हैं, नीति निर्माता है, विशेषज्ञ और कार्यकर्ताओं को सभी को एक मंच पर लाकर इस गंभीर विषय पर एक साथ इस पर चर्चा करने की जो पहल की गई इस कार्यशाला के माध्यम से, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। दिन भर ये चलने वाला है और फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। काफी इस पर होमवर्क इस पर किया गया। हमारे सचिव महोदय जी ने, सुधांशु पंत जी ने इसके संबंध में विस्तृत रूप से आप सभी को बताया, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और सम्मान के साथ ही साथ उनकी देखभाल और सेवा के लिए एक प्रशिक्षित युवाओं की टीम तैयार की जाए। इसके लिए बजट में, इस बार के बजट में इसके लिए विशेष रूप से इसका उल्लेख किया गया। 1.5 लाख युवाओं की टीम प्रशिक्षित तैयार करके कैसे हम अपने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की दिशा में और एक अच्छे सार्थक कदम हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारे घरों में, माननीय सचिव महोदय जी ने बताया, हमारे साथी राज्य मंत्री जी ने भी इस बात को बताया कि अनेक घरों में ये बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है कि जो हमारे भारत की पहचान थी, सारी दुनिया में भारतीय सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और परिवार में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव की भावना, पूरी दुनिया सदियों से भारत की इस परिवार सामाजिक व्यवस्था का, उसको आदर्श व्यवस्था मानती चली है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की परंपराएं प्रारंभ अनादिकाल से रही है। 5-5, 7-7 भाई इकट्ठे हुआ करते थे, उनके बच्चे भी जो है ना वो सब एक साथ रहते थे। घर में एक चूल्हा जलता था, एक छत के नीचे पूरा परिवार रहता था। परिवार के बुजुर्ग जो है ना वो अपने ज्ञान और अनुभव से खेत में कब फसल की बुआई होना है, कब उसमें खाद दी जाना है, कब इसकी जुताई होना है, वो एक स्थान पर बैठे रहकर बताते थे कि देखो मौसम जो है ना, मौसम खराब होने वाला है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, कब फसल को काटना चाहिए, कितने बार पानी देना चाहिए, किस मात्रा में पानी देना चाहिए। कहीं समाज में कुछ कार्यक्रम है
वो अगर नहीं भी जा पाते थे तो परिवार के सदस्यों को निर्देशित करते थे इस स्थान पर इस कार्यक्रम में जाना है, और वहां पर पारिवारिक रूप से ये बात वहां पर रखी जाना है। परिवार के मुखिया का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था, लेकिन कालांतर के चलते हमने अपनी देश में क्या देखा, गांव से निकलकर गांव का युवा शहरों की तरफ आने वाला, शिक्षा की तरफ आने लगा, और जब गांव छोड़कर शिक्षा के लिए वो शहर में आया, उसके परिवार के उसके माँ बाप अथक परिश्रम करते हैं, उसके दादा दादी गांव में रहते हैं, लेकिन हमारा पोता पोती पढ़ने के लिए शहर में गया है, उसको घर से उसको घी भिजवा दो, उसके लिए घर से आटा भिजवा दो, त्योहार आए तो उसको सामान बनवा कर उसको भिजवा दो, उसको पैसे की कमी ना आ पाए, समय पर वो हॉस्टल की फीस जमा कर दे, उसको पुस्तकों के लिए, उसको कोचिंग के लिए परेशान ना होना पड़े, वहाँ रहकर चिंता करते हैं। ये युवा शिक्षित होने के बाद अब वो गांव वापस नहीं जाना चाह रहे, वो शहर में ही बसना चाहता है। शहरों का युवा महानगरों में अब जा रहा है, और महानगर का युवा वो विदेशों की तरफ जा रहा है। तो हमारी जो आदर्श परिवार व्यवस्था थी, जिसमें बुजुर्गों की देखभाल स्वाभाविक रूप से पूरा परिवार, वो पूरे परिवार की चिंता करते थे, और परिवार हमारे परिवार के जो बुजुर्ग होते थे, उन बुजुर्गों की देखभाल, उनका समय पर उनका स्नान हो जाए, उनको अगर समय पर उनका नाश्ता हो जाए, उनको दवा दी जानी जो समय पर उनकी दवा दी जाए। और दवा से सबसे बड़ी दवा जो होती थी, परिवार के जो उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते थे, वो नन्हे मुन्ने बच्चे जब जाकर के दादा दादी के पास बैठते थे, तो दादा दादी उनको प्राचीन किस्से कहानियां सुनाते थे, और बच्चों को जो है ना ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी वो दिलाते थे। उनका भी मन बहला रहता था, बच्चों को भी जो है ना, बच्चों को भी अपने दादा दादी के स्नेह वात्सल्य आशीर्वाद की छत्र छाया मिलती थी। परिवार के लोग भी निश्चिंत रहते थे कि बच्चे जो है ना वो दादा दादी के साथ हैं, बाहर नहीं गए हैं, और इसलिए कहीं भटकने क्या कोई ले जाएगा, कोई घटना घटित हो जाएगी, इस तरह की सारी निश्चिंताओं से वो बेफिक्र होते रहते थे कि अब हमको किसी तरह की परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे परिवार के बुजुर्ग बैठे हैं। और वो भी शाम होती थी तो परिवार के बुजुर्ग, वो खेत से फलाना व्यक्ति आया कि नहीं आया, वो गांव में वो भाई गया था वो लौट के आया कि नहीं आया, वो रिश्तेदारी में गर्मी हो गई थी वहां पर एक बेटा गया था वो लौट के आया कि नहीं आया। शाम होती थी और पूरे परिवार के बुजुर्ग जो है ना वो चिंता करते थे फिर किसका भोजन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा हमारी सामाजिक व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण सिलसिला हुआ करता था। अब केयर इकोनॉमी के निर्माण के लिए, जिसमें युवाओं के एक प्रशिक्षित देखभाल युवाओं की टीम एक तैयार करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहल की गई, उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को, जो मैं नोडल मंत्रालय होने के नाते काम दिया गया, ये हम सब की जिम्मेवारी है कि जिसमें केयर इकोनॉमी से जो आशय, इसका आशय है कि देखभाल संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं और कार्य हैं, चाहे वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ में, गरिमा के साथ में, उनके जीवन की गुणवत्ता को सहारा देते हैं। इसमें बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, दिव्यांगजनों को सहारा, और ये स्वास्थ्य एवं देखभाल पुनर्वास सेवाएं, घरेलू सहयोग जैसी गतिविधियां इसमें आती हैं। भारत में ये कार्य सामान्य रूप से परिवार, हमारी एक पारिवारिक व्यवस्था रही है। घर की जो बहू होती है वो अपनी सास का, और अगर उनकी बड़ी सास भी है, मतलब उनके सास की भी अगर माता पिता अगर हैं सास ससुर के, तो उनकी भी देखभाल करने का काम, उनको समय पर जो है ना, कब उनको भोजन देना, कब उनको नहलाना है, कहाँ उनको बिठालना है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में हमारे देश की मातृशक्ति इस सारे कार्य को उसके लिए अलग से नहीं कहना पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से उनकी सबसे ज्यादा चिंता करती है। उतनी चिंता करती है जितनी बच्चों की चिंता करती है, बच्चों से ज्यादा परिवार के बुजुर्गों की चिंता करती हैं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण एक पहचान है, जिसको कि अभी मैं पिछले बार मैं मंत्रालय में बैठा था, बंगाल की एक बेटी जो जापान में रहने लगी, वो अपने परिवार से कम उम्र में ही अलग होके दिल्ली आई, और फिर एक जापान के परिवार के संपर्क में आए, वो जापान चली गई।
जापान जाने के बाद वो वहाँ पर गीता का ज्ञान और योग परिवारों में जाकर उसको सिखाने का काम कर रही है। उसने कहा कि मैं आई हूँ, मैं यहाँ के अनेक युवाओं को इस क्षेत्र में वहाँ पर बहुत आवश्यकता है। जापान में एक बहुत बड़ी आबादी सीनियर सिटीजन की हो गई, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या सबसे ज़्यादा जापान में है। और बोले हमको इस तरह के युवाओं को उपलब्ध कराइए जिनको ले जाकर मैं गीता का ज्ञान देकर जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसको पढ़ाने का काम, और परिवारों में जाकर के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने का काम, इसमें बहुत सारे युवाओं की आवश्यकता है। वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने वहाँ बंगाल से निकलकर और जापान में जाकर न केवल अपने आप को शिक्षा व्यवस्था के साथ में जोड़ा, बल्कि हमारी संस्कृति को, हमारे देश की पहचान को वहाँ पर ले जाकर के गीता के ज्ञान के साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के काम को, और उसमें भी हमारे देश के युवाओं को ले जाकर उनका उसमें योगदान जुड़ाना है, उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है। एक अच्छी पहल वहाँ पर की गई। तो विदेशों में भारत के और भारतीय संस्कृति के प्रति एक बहुत अच्छा भाव आज भी है कि भारत का युवा आएगा और हमारे परिवार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल करने में उसका बहुत अच्छे ढंग से उसका योगदान उसमें जुड़ेगा। और आज दुनिया के कई देशों में वो भौतिक दृष्टि से बहुत संपन्न हो गए हैं, उनके पास सब कुछ है, भव्य आलीशान मकान है, 4 पहिया वाहन है, कई वाहन है, मतलब एक व्यक्ति के पास कई तरह के वाहन है, घरेलू आवश्यकता के चाहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। लेकिन विदेशों में और पाश्चात्य देशों में एक बहुत बड़ी विसंगति निर्मित हो रही है, उसका कुछ प्रभाव हमारे यहाँ भी आने लगा है। 13 साल की उम्र के बाद, 14 साल की उम्र के बाद बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं कि अब तुम अपनी व्यवस्था अपना खुद देखो। बच्चे कम उम्र में वो माँ बाप बनने लगे, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके लिए ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। यानी जो परिवार की रचना की व्यवस्था हमारे यहाँ देखने को मिलती है, वो परिवार की रचना की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती विदेश में। वो कहते हैं हमको अपने बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, हमारे जो ओल्ड एज होम बने हैं उनकी देखभाल करने के लिए हमको प्रशिक्षित युवा चाहिए। और आज भारत की ओर दुनिया जो है ना बड़ी विश्वास भरी नजरों से देख रही है कि भारत का युवा जो आएगा तो वो बहुत अच्छे ढंग से सीनियर सिटीजन की देखभाल करेगा। हमारे देश की जो नर्सें गई हैं दुनिया के जिन जिन देशों में गई हैं, वो नर्सें सेवाएं बहुत अच्छे ढंग से दे रही हैं। और भारत की नर्सों के प्रति एक विश्वास का भाव है चिकित्सा जगत में कि भारत की जो नर्सें आती हैं वो बहुत संवेदनाओं के साथ में पेशेंट की सेवा करती हैं, बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। आज हमारे देश में जो तीव्र गति से सामाजिक और जनसंख्या परिवर्तन का जो दौर गुजर रहा है, उसमें 60 वर्ष से आयु के हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी आबादी तेजी के साथ में बढ़ रही है, और 2036 तक ये लगभग 30 करोड़ के आसपास तक पहुंचने की संभावना है। और इसलिए समय रहते इस दिशा में जो माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा जो पहल की गई है, जी केयर गिवर्स, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कर्ताओं के लिए युवाओं की टीम तैयार करने की, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय होने के कारण हम कैसे इस काम को जो है ना अपने विभाग की पहचान के अनुरूप एक दक्ष टीम, प्रशिक्षित टीम, वो न केवल देश के लिए बल्कि विदेशों में भी जहाँ से मांग आ रही है उनको हम प्रशिक्षित युवाओं को हम उन देशों को हम दे सकें, युवाओं को रोजगार के हम अवसर उपलब्ध करा सकें। ये ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट हमारे पूरब की संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा, ये पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा रहा। हमारे यहाँ कभी सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ नागरिकों को घर से अलग रखने का हमारे यहाँ कभी सोचा नहीं जाता था। लेकिन आज जिस तरह से आधुनिकता की दौड़ में और युवा जैसे बड़ा होता है उसकी नौकरी लगती है, वो परिवार को छोड़ के वो अपना पृथक परिवार बसा देता है, और फिर वो ये मानने लगता है मेरी जिम्मेवारी मैं स्वयं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। वो अपने माँ बाप की चिंता नहीं करता। फिर माँ बाप की जब चिंता नहीं करता है, कुछ समय में उसको पैसे भेजता है, उसकी बात कर वो कहता है मेरी जिम्मेवारियाँ बढ़ रही हैं, मेरे खर्च बढ़ रहे हैं, तो दादा दादी के बारे में कैसे सोचेगा। तो एक और जहाँ हमें इस
जीरियाट्रिक केयर गिवर्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए हमें युवाओं की टीम को तैयार करना है। तो उनको हमें कौशल की दृष्टि से कौशल तो देना है, लेकिन कौशल के साथ ही साथ उनमें मानवीय संवेदनाओं को भी उसमें जोड़ने का काम नोडल मंत्रालय होने के कारण ये हमको करना पड़ेगा। राज्यों से हमारे जितने भी अधिकारी कार्यशाला में जुड़े हैं, तो उन सबसे इस बात को, उनसे भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि हम अपने राज्यों में इस तरह की पहल करके यूथ की इस तरह की हम टीम तैयार करें जो सेवा के साथ साथ संवेदना, और ये हमारे भारतीय संस्कृति में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, उन केवल देखभाल अकेला नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल का कार्य एक जिम्मेवारी के साथ में, उनके प्रति सम्मान की भावना के साथ में जो रहा है उसको इस कार्य के साथ में जोड़ने का काम हम करें। अब हम केवल केयर इकोनॉमी को केवल सामाजिक कल्याण का विषय न माने, बल्कि मानव पूंजी, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण में रणनीतिक निवेश के रूप में हमें इसको देखना होगा। और ये केवल बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर तो बनाती ही है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर युवाओं के रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी सशक्त बनाएगी। हमारे यहाँ जो आज की ये जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला में ये कुछ बिंदु हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जो देखभाल करता है, ये देखभाल के कार्य को उनको उचित महत्व और पहचान देगा। देखभाल का कार्य समय, श्रम, कौशल और समर्पण की मांग करता है, इसलिए आवश्यक है कि देखभाल करने वालों को सम्मान, पहचान और संस्था का सहयोग प्राप्त हो। वो जहाँ पर जाएं, वो जिस परिवार में जाएं या जिस ओल्ड एज होम में वो जाएं, वहाँ पर उनकी पहचान, उनको सम्मान और उनको देखभाल कर्ता के रूप में संस्था का सहयोग भी मिले। केयर इकोनॉमी को आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी आजीविका से जोड़ना गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, जहां महिलाओं को बेहतर रोजगार के अवसरों में भागीदारी के लिए सक्षम बनाने का काम करेगी। साथ ही साथ इससे परिवारों की आय भी बढ़ाएगी और बच्चों की शिक्षा में निवेश को भी बढ़ाने का अवसर मिलेगा तथा अधिक उत्पादक कार्यबल भी तैयार होगा। फिर देखभाल कार्यकर्ता के कौशल विकास, प्रशिक्षण और प्रमाणन को सुदृढ़ करने से अनेक देखभालकर्ता बिना औपचारिक प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा के जो कार्य को कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए अब हमें मजबूत प्रशिक्षण और प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों का निर्माण करना होगा। भारत के पास वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षित देखभाल सेवा प्रदान करने की भी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में सीनियर सिटीजन की आबादी तेजी के साथ में बढ़ रही है और वो भारत की ओर देख रहे हैं। उनके यहाँ तो इस तरह का भाव नहीं है, लेकिन हमारे देश में उनको ये पता है कि भारत में सेवा करने की भावना, वहाँ के चाहे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे नर्सेज सेवा हो या हमारे युवा इस तरह से जो प्रशिक्षित होकर आएंगे, तो जैसे ये बजट में अनाउंस हुआ कि इस तरह के जीरियाट्रिक केयर गिवर्स 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा, तो दुनिया के अनेक राष्ट्र भारत की ओर देख रहे हैं कि हमें इस तरह के प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। और आने वाले समय में यह 1.5 लाख की जो टीम है, इससे कई गुना मात्रा में युवाओं को इस अभियान के माध्यम से रोजगार के और सेवा करने के अवसर मिलने वाले हैं। दीर्घकालीन देखभाल के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था विकसित करना, हमें ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जो सुलभ, किफायती और टिकाऊ हो तथा परिवारों और संस्कार और सरकारों पर असहनीय वित्तीय बोझ न डाले। इसके लिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रम व्यवस्था, सामुदायिक संस्थाओं और स्थानीय शासन के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक है। मैं राज्यों से, सभी राज्यों से, जितने भी राज्यों से इस कार्यशाला में वहाँ के हमारे विषय विशेषज्ञ जुड़े हैं, हमारे राज्यों के अधिकारी जुड़े हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो नवाचारपूर्ण मॉडल जैसे घर आधारित देखभाल, समुदाय समर्थित सेवाएं, सहायक जीवन शैली व्यवस्था तथा निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साझेदारी पर गंभीरता से विचार करें। अभी मैंने पिछले दिनों अहमदाबाद का एक उदाहरण पढ़ा था। अहमदाबाद में कुछ लोगों ने एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने कि
चाहे अस्पताल में जाकर या घरों में जहाँ पर इस तरह की वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सेवाओं की आवश्यकता है, आज का युवा चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो या स्कूल में पढ़ रहा हो, वो अपने समय में से 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके वो परिवारों में जाएगा, जहाँ जिन परिवार को आवश्यकता है वो परिवारों में जाएगा और परिवारों में जाकर जितने घंटे जाकर वो वृद्धजनों की देखभाल के लिए सेवाएं देगा, चाहे उनके कपड़े बदलना हो, सफाई करना हो, उनको दवा देना हो, उनके पलंग के कपड़े चेंज करना हो और उनको कुछ समाचार पत्र पढ़ के सुनाना हो, उनको टीवी दिखाना हो, तो वो जितने घंटे 2 घंटे 3 घंटे की जो सेवाएं देगा, वो सारी जो है ना, वो सारा समय उसका डाउनलोड होता जाएगा बैंक में, समय बैंक में उसका जमा होता जाएगा। जब उनकी वृद्धावस्था आएगी तो यह जो समय उन्होंने जमा किया है, उनकी वृद्धावस्था के समय, उनकी देखभालकर्ताओं के समय, उस समय जो युवा होंगे वो इस कार्य को करेंगे और ये जो समय उन्होंने प्रदान किया है अपने कार्यकाल में, चाहे वो 2 महीने का हो, साल भर का हो, 2 साल का हो, 1-1 2-2 घंटे करके, ये उनके जीवन आने वाले समय में, भविष्य में उनके उस शारीरिक अवस्था के समय जब शरीर के अवयव जो है ना वो काम करना जो है ना शिथिलता आती जाएगी और उनको अपने दैनंदिन कार्य करने में असुविधा आएगी। ये बहुत अच्छी पहल है और इस तरह की पहल का जो है ना, इसका एक संस्थागत इसको स्वरूप प्रदान करके और अगर इसको अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसको अगर पहचान अगर दिलाई जाती है, देखभाल के लिए केवल देखभालकर्ताओं की टीम नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित टीम और भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए आज जो इन्वेस्ट करेगा युवा, वो आने वाले समय में जैसे बैंक में पैसा जमा करता व्यक्ति, जब उसको आवश्यकता होगी तो उस समय पर उसको निकालेगा, ऐसे ही अपने समय को इस समय बैंक में जमा करके भविष्य के लिए उसको वो उपयोग करेगा। आज भारत के पास एक ऐसा केयर इकोनॉमी मॉडल विकसित करने का अवसर है जो समावेशी रोजगार सृजन, समुदाय आधारित तथा सामाजिक न्याय और गरिमा के मूल्यों पर आधारित हो। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और समुदायों के संयुक्त प्रयास, इनको जोड़ना, हमको इसकी पहल करने की आवश्यकता है। मैं आज की इस कार्यशाला के लिए, कार्यशाला की सफलता के लिए जितने भी प्रतिभागी देश के विभिन्न राज्यों से इसमें इसमें जुड़े हैं, हमारे राज्यों के अधिकारी जुड़े हैं, जो विषय विशेषज्ञ जुड़े हैं और भी अन्य विभागों के जो जितने भी अधिकारी इसमें जुड़े हैं, मैं उन सभी को हार्दिक उनको बधाइयाँ देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और कामना करता हूँ कि यहाँ से जो इस कार्यशाला से दिन भर जो सुझाव प्राप्त होंगे और नीति निर्देश, वो भारत की भावी केयर इकोनॉमी की मजबूत नींव रखेंगे और उसमें आप सभी का योगदान जुड़ेगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि आज का युवा, उसमें जो है ना 25 साल का जो युवा है, वो युवा जिस स्थान पर है, चाहे वो डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, वो किसान है, वो व्यापारी है, समाज जीवन के जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, वो उस काम को करेगा और 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसको इस बात का गर्व होगा, इन विकसित राष्ट्र की इस 25 वर्षों की यात्रा में मैंने इस स्थान पर रहकर अपना योगदान दिया है। वैसे ही यह कार्यशाला, इसके एक मजबूत नींव रखने का काम आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए एक मजबूत नींव और पहल करने का ये अवसर हम सभी को मिला है। आइए हम सभी संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ में इस कार्यशाला के माध्यम से भविष्य में न केवल हम अपने देश के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए बल्कि दुनिया में भी भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की परिवार व्यवस्था के प्रति, भारत की सामाजिक व्यवस्था के प्रति दुनिया में जो एक विश्वास का भाव है, उस विश्वास के भाव को और भी ज़्यादा दृढ़ करते हुए हम इस केयर इकोनॉमी कार्यशाला को सफल बनाने का और इसको सार्वजनिक जीवन में जन जन तक इसको पहुंचाने का, समाज को जोड़ने का, युवाओं की टीम तैयार करने का संकल्प लेकर हम अपनी इस कार्यशाला के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम